ये एक सूचना थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और अब मैं आता हूं अपने रूटीन पर, न्यूज़ एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, आपने कल की न्यूज़ तो सुनी ही होगी, और आज मैं आपको कुछ और भी दूसरी खबरें दूंगा जो वो परसों के न्यूज़ से भी कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं आपको ध्यान होगा कि कल मैं बता रहा था कि जो आपका रोल है एक क्राफ्टमैन की तरह होना चाहिए, एक दस्तकार की तरह होना चाहिए। जो मैंने भोपाल में जो मोतियों के पर्स बनाने वाले जो हमारे कलाकार हैं, उनके पैटर्न पर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में आपको समझाया था। मैं आज उसको भी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन एक खबर कल के न्यूज़ में बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, वो है चुनाव आयोग को लेकर। फ्रेंड्स, हालांकि सीधे सीधे चुनाव आयोग खबर में नहीं है, मतलब चुनाव आयोग के कोई अधिकार में परिवर्तन नहीं किए गए हैं, वहाँ कोई नियुक्ति नहीं है, कोई एक्ट नहीं आया है, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हमें इसे दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए, और वो तरीका ये होता है कि जो एक्शन लिया जा रहा है उस एक्शन से भी तो हम ढेर सारी बातें सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट हो गई है वो यही है कि अब आप किताब से निकलकर जो कुछ हो रहा है उसे देखें, समझें और एनालाइज करें। यानी कि आप किताब खोलें, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलें, तो आपको बकायदे उसमें एक स्वतंत्र चैप्टर मिलेगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये यूं कह लीजिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका उसका एक फाउंडर क्या फाउंडेशन है चुनाव आयोग, राइट। तो फिर आप उसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वो स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, राइट। पढ़ने के बाद आप स्टेट क्वेश्चन आएगा तो आप लिख भी लेंगे। लेकिन अब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सिविल सर्विस मेंस में तो स्टेट क्वेश्चन आने से रहे। हाँ, प्री में जरूर हमारी जो उस तरह की पढ़ी हुई चीज़ें होंगी वो हमारी मदद करेंगी, और वही हमारी मदद करेंगी भी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। यानी कि अब आपको दोनों चीज़ें लेकर के पढ़ चलनी है। पहला तो है कि किताबों से आप जानकारी लीजिए, तभी आप प्री की वैतरणी को पार कर पाएंगे। और इसके बाद फिर आप देखिए अखबारों में, मैगजीन्स में, या वो जो संस्था है या जो भी है, समाज में क्या हो रहा है, समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनके आधार पर फिर अपनी एनालिसिस कीजिए। तो मित्रों, कल के न्यूज में आपने देखा कि चुनाव आयोग ने क्या क्या किया। पहली बात तो समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। देखिए कि खबर थी, जो बहुत बड़ी खबर थी, कि समाजवादी पार्टी में जो भी विभाजन हुई, तो दोनों ने कहाँ अप्लाई किया कि हमें हमारा ये चुनाव चिन्ह चाहिए। वो कोर्ट नहीं गए हैं, है ना, वो कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, वो सीधे सीधे चुनाव आयोग गए हैं। अब आप देखिए कि चुनाव आयोग क्वासी जुडिशियल रोल प्ले कर रही है। चुनाव आयोग ने बकायदे उनको डेट दी, अपने अपने दावे पेश करने के लिए कहा, उनके वकीलों को सुना, और सुनने के बाद चुनाव आयोग ने वह जो उनका जो साइकिल चुनाव चिन्ह था वो अखिलेश जी के गुट को अलॉट कर दिया। ये न्यूज में आपने सुना। इसका मतलब है कि चुनाव चिन्ह किस किसको दिया जाएगा, अगर विवाद कोई खड़ा होता है तो उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला चुनाव आयोग करेंगे। लेकिन मित्रों, अगर आप जब अखबार पढ़ेंगे आज के, तो अखबार में अब किस अखबार ने मेंशन किया होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे कई अखबार पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें एक अखबार में मेंशन किया हुआ है कि अब मुलायम सिंह जी क्या कर सकते हैं। तो उसमें यही दिया हुआ कि अब वो उनके पास, अगर वो चाहें तो अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि चुनाव आयोग का जो निर्णय होता है वो अनंतिम नहीं होता है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो ये आपको एक अधिकार और कार्य का एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको किताब से निकल करके बाहर देख कर तैयारी करने की बात जो कह रहा हूं, उसका एक मैं केवल आपको एक नमूना मैंने दिया है कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। इसके बाद फिर आप देखिए कि उसी न्यूज में कुछ और भी चीजें हैं। प्रशासन के बारे में चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है। उन्होंने बकायदे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का नाम लिया है कि जो भी अब चुनाव आ गए हैं, और चुनाव आयोग के अंतर्गत ये चुनाव आने के बाद चुनाव आयोग ने जिनको भी चुनाव अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया है, वे सब के सब अब चुनाव आयोग के निर्देश पर ही काम करेंगे।
अब उनका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक उनका पूरा नियंत्रण, उनके बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो चुनाव आयोग लेगा। यानी कि वो सब के सब चुनाव आयोग के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। आपको ये दूसरा फैक्ट भी पता लग गया। और ये अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने दिया है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़े से ध्यान से न्यूज को सुनना शुरू कर देंगे और फिर न्यूज को आप अखबारों से फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपकी तैयारी का पूरा जो डायरेक्शन है, जो डेप्थ है, वो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। और आप अगर थोड़े से भी डिफरेंट हो गए तो उतना ही पर्याप्त है। देखिए, विशेषज्ञ बनने की तो हमें जरूरत नहीं है। वो तो बाद में जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी और आपके जो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर होंगे वो आपको विशेषज्ञ बनाएंगे। अभी तो हमारी चुनौती सिर्फ ये है कि हमको इस लायक समझ लिया जाए कि इसे विशेषज्ञ बनाया जा सकता है, और मेरी समझ से थोड़ा सा विशेष ध्यान देने पर आप विशेषज्ञ बनने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी कल की आकाशवाणी समाचार की। अब मैं छोटी छोटी चीजों पर आता हूँ फ्रेंड्स, जो कुछ आकाशवाणी की खबरों में भी हैं और कुछ न्यूज़पेपर में भी हैं। एक बात आपने देखी कि कल की आकाशवाणी की खबर में ही है कि केजरीवाल जी ने अभी चुनाव कैंपेन करते समय एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था जब शायद दूसरे राज्यों के चुनाव का कैंपेन कर, शायद दिल्ली स्टेट के ही चुनाव की बात थी। वो सीधे सीधे मतदाताओं से उन्होंने कहा था, और अभी कहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी जारी किया है कि वोट देने के लिए अगर कोई आपको पैसे देता है कि आप हमको वोट दो, तो उनके पैसे ले लो, लेकिन जो वोट है वो अपने चुन के हमारी पार्टी को दो। अब एक स्टेटमेंट है, इसको आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया गया। देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, एक ऐसा उदाहरण है जिसे आप अपने जो आपका जनरल स्टडीज का 4th पेपर होता है उससे जोड़ करके आप देख सकते हैं। उसके तहत आप इसे एनालाइज भी कर सकते हैं कि ठीक है, चलिए, एक तो पैसे लेना ही गलत है, देना ही गलत है, ये किस्म की रिश्वत हुई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है नैतिकता के सवाल पर आ जाइए। चलिए, तो वैधानिकता का सवाल हो गया। दूसरा है नैतिकता का सवाल कि जब मान लीजिए कोई मतदाता, मान लीजिए कि मैं उसके पास जाता हूँ, कहता हूँ कि भैया मेरी पार्टी को वोट दे देना और इसके बदले में ये लो तुम 500 रुपए का नोट। मैंने उसको नोट दे दिया, तो इसका मतलब है कि हम में एक समझौता हो गया, एक विश्वास का ब्रिज बन गया, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि वो मुझे वोट देगा। और अगर वो नोट मेरा पकड़ रहा है तो उसने भी ये कह दिया कि हाँ, मैं आपको वोट दूंगा। तो ये नैतिकता का एक सूत्र बन गया दोनों के बीच में। एक आप कह लीजिए मौन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन वोट आप हमको देना, पैसा दूसरों से ले लो लेकिन वोट हमको दो। अब आप देखें कि इसमें देखिए कि क्या वो जो एथिक्स है उसका सीधे सीधे वो उल्लंघन करने की बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, खासकर जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं और जो जिनका जन्म आप कह लीजिए कि करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वहां से हुआ है, तो आपको एक फिर और भी एक पॉइंट मिलता है। तो क्या यह भी एक तरीके से खुलेआम करप्शन के पक्ष में दी गई दलील नहीं है, या जनता को इस बात के लिए नहीं प्रेरित किया जा रहा है कि आप इस तरह के करप्शन कीजिए? तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जीत के लिए इस तरीके के अनैतिकता को बढ़ावा दे सकती है, देना चाहिए? और अगर हम इस तरह के अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं तो उसका असर क्या सिर्फ वोट लेने और देने तक ही रहेगा, या फिर इस तरह के जो मतदाता हैं आगे चल करके भी, मान लीजिए कि आप पार्टी चुनाव में जीत जाती है और सरकार बनाती है, तो जो मतदाताओं ने दूसरों से पैसा लेकर के आप पार्टी को जिताया था, तो क्या अब यही मतदाता आप पार्टी से कुछ दूसरे अलग किस्म की अनैतिकता की उम्मीद नहीं करेंगे? तो इस तरीके से कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं। आप खासकर केजरीवाल जी के इस वक्तव्य पर इस अलग अलग कोण से विचार कर सकते हैं, और ये फिर आपके एक तरह से जो एथिक्स
पर देखिए कि जब मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं, जब आप इन पर विचार करेंगे तो पता लगेगा कि एथिक्स का आपका एक टॉपिक इस तरीके से तो तैयार हो गया है कि आप फोर्थ पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मित्रों, ये एक स्टेटमेंट था। बिहार में आपको पता है कि नाव डूबी, फिर गंगा सागर में नाव डूबी। बिहार में जो नाव डूबी है उसके अखबार में आपने पढ़ा होगा कि करीब 20-25 लोगों को बैठना था उसमें और 45 लोग बैठ गए, 40-45, उसके डबल से भी ज़्यादा लोग बैठ गए। तो पता लगा कि नाव ही बीच से में फट गई और 20 सेकेंड के अंदर अंदर वो नाव डूब गई। उसको लेकर के खबर थी ना कि वहाँ के डीजी को या क्या कहते हैं जो पुलिस अधिकारी या जिनको भी है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, उनको हटा दिया गया है। अब आप देखिए कि तो यहाँ फिर आप प्रशासन की चीज़ों को देखिए, है ना, कि जब कानून बने हैं, सब कुछ है, तो वो लागू क्यों नहीं किए जाते हैं? आखिर में प्रशासन के साथ क्या प्रॉब्लम? प्रशासन करता क्या है? क्योंकि हर जगह आपको इसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्या प्रशासक का या जिसकी जिम्मेदारी थी उसका स्थानांतरण कर देने से ही कुछ बात बन जाएगी, या सच में कुछ इस पर ठोस कदम उठाना ही होगा? क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक सामान्य सी चीज है, लेकिन मैं आपको केवल एक सोचने के लिए एक पॉइंट उपलब्ध करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो कटनी है, कटनी के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको लेकर के काफी आंदोलन वगैरह हो रहा है। सवाल ये नहीं था कि उन एसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया, सवाल इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि वो जिस कांड की जांच कर रहे थे, वो एक केस की जांच कर रहे थे जो हवाला कांड से का मामला था। कहा जाता है कि उसकी वजह से उनको हटाया गया है, क्योंकि उस हवाला कांड में कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोग जो रसूखदार हैं वो फंस रहे थे और उनकी गिरफ्तारी का बिल्कुल समय आ गया था। अगर उनको नहीं हटाया जाता तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती। तो उनको हटा करके दूसरी जगह का एसपी बना दिया गया है और अब वहाँ एक आंदोलन सा खड़ा हो गया है, लोग धरना दे रहे हैं और अब ये एक तरह से राष्ट्रीय मामला भी बन गया है। तो अब आप देखिए कि आपको एक विचित्र सी चीज मिलेगी कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसा कदम उठाया और पूरे के पूरे देश का इतना जबरदस्त जन समर्थन मिला। दूसरी तरफ प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति का स्थानांतरण कर रहा है राज्य में जो हवाला कांड की जांच कर, हवाला कांड का भी सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है, पुराने नोटों को बचाने से है सीधा सीधा। और मजेदार बात है कि जो पार्टी है मध्य प्रदेश की, वो वही राजनीतिक पार्टी है जो केंद्र की पार्टी है। तो यहाँ पर आपको फिर जो विचार सिद्धांत या राजनीतिक जो दिशा है उसमें आपको एक बिखराव सा दिखाई देगा, विलगाव सा दिखाई देगा। फिर दूसरी बात, यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है कि जब वो इस तरह के कांड की जांच कर रहे हैं, जनता नहीं चाह रही तो या तो आप उसको वापस ले लीजिए या फिर थोड़ी दिन के बाद उसका ट्रांसफर कर देते, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो एक संदेह की स्थिति क्रिएट हो जाती है प्रशासन में। हालांकि ये सरकार का बिल्कुल अधिकार है कि वो किसी भी प्रशासन, किसी भी अधिकारी का कहीं भी कभी भी स्थानांतरण कर सकती है, तो नियम के तहत तो गलत नहीं है। लेकिन उससे जो मैसेज जाता है एक डेमोक्रेसी में, उस पर आप विचार कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रशासन के नए पहलू हैं। डेमोक्रेसी में जो प्रशासन के नए पहलू जो इमर्ज होते हैं उनको आपको देखना है, क्योंकि प्रशासन पर भी सवाल आते हैं कि प्रशासन के सामने क्या चैलेंजेस हैं। प्रशासक और नेताओं के राजनीतिक संबंधों पर भी सवाल बकायदे पूछे जाते हैं और बकायदे आपके सिलेबस में मेंशन भी किया हुआ है कि एक राजनीति और सिविल सर्वेंट के बीच में किस तरह के संबंध होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको उसका एक उदाहरण मिल जाएगा, क्योंकि आप महसूस कर रहे होंगे कि अब सिविल सर्विस में ज़्यादातर क्वेश्चंस यही होता है कि उदाहरण से समझाइए। तो जो आपके उदाहरण हो वो जितने लेटेस्ट हों और जितने जबरदस्त हों, उतने ही अधिक नंबर मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, अब एक खबर, दो खबरें छोटी छोटी और हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक तो 14 जनवरी को मध्य प्रदेश में आनंद मंत्रालय शुरू हो गया है। ये हमारे देश का पहला राज्य है जहां आनंद मंत्रालय की शुरुआत की गई है। खासकर भूटान में जो भूटान ने किया है ना कि ग्रॉस हैप्पी इंडेक्स की शुरुआत की है, तो उसके आधार पर बहुत से दूसरे देशों ने भी इस तरह से मंत्रालय शुरू किए हैं। तो मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। परसों की खबर एक थी न्यूज में, आपने सुना होगा, अखबारों में ज्यादा उस जगह नहीं मिली, कि केंद्र सरकार का जो खेल मंत्रालय, उसने एक वेबसाइट शुरू की है प्रतिभाओं की खोज के लिए, कि दूर दराज के हमारे जो खिलाड़ी होते हैं ताकि उनके बारे में जानकारी मिल सके। और उसमें बाकायदे जो खेल मंत्री हैं विजय गोयल जी, उनका स्टेटमेंट था कि
उस वेबसाइट पर आप अपनी जानकारी दे दीजिए और अपने खेल के कुछ वो अपलोड कर दीजिए। और इसके बाद यदि आपका चयन हो जाता है तो बाकायदे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर पर उसको भेजा जाएगा और सरकार उसका खर्चा उठाएगी और उसको स्कॉलरशिप भी देगी। तो एक अच्छी शुरुआत खेल के लिए ये है कि ऐसी प्रतिभाओं की खोज के लिए खेल मंत्रालय ने वेबसाइट शुरू की है। दोस्तों, इसके बाद जीएसटी काउंसिल के बारे में खबरें थी। चूंकि ये तो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है तो आप अखबार में पढ़ लीजिएगा, उसकी चर्चा करना जरूरी मैं नहीं समझता। दोस्तों, अब मैं न्यूज पेपर, मेरे पास वक्त नहीं है कि उनके बारे में मैं बात करूं, इसलिए माफी चाहूंगा। आप ये क्लिपिंग्स देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब ईमेल पर सभी